नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे बाबा के साथ हम जुड़ गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से बुलाई गई एनडीए गठबंधन की संयुक्त बैठक की ही चर्चा चल रही है। ये बैठक भले ही समाप्त हो गया हो, इस बैठक में भले ही एजेंडा लीक हो गया हो, इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया हो कि कहीं न कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए गठबंधन संयुक्त रूप से तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बैठक में जो बात निकल के सामने आई है कि इस बैठक से वो बात नहीं बन पाई जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। कल से लगातार बाबा भी बता रहे होंगे आप सभी दर्शकों को कि ये बैठक बुलाई तो गई थी किसी मुख्य विषय पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ये बैठक चाय बिस्कुट नाश्ते पानी पर ही जाकर टिक गई है। उम्मीद था कि नीतीश कुमार कुछ स्पेशल टास्क देंगे, कुछ नई बातें कहेंगे, लेकिन फिर से वही नीतीश कुमार दोहराते हुए नजर आए कि हम इधर-उधर चले गए थे। अपने कई नेताओं की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इनके ही कहने पर हम बार-बार इधर से उधर गए हैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहते थे कि 2025 में हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। कल भी पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक ने कहा कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एनडीए गठबंधन के नेताओं को। लेकिन इन सब के बीच में ये चर्चा अब जोर पकड़ लिया है कि नीतीश आखिरकार चाहते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के इस बैठक के समाप्ति के बाद आपने देखा पहले तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई रविंद्र भवन में। उसके ठीक बाद रात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय में भी एक बैठक बुलाई थी बड़े नेताओं के साथ। तो बीजेपी का मकसद क्या चल रहा है? नहले पे दहला में आज इस विषय पर हम बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है रात में, कल देर रात ही बैठक समाप्त की जिसमें बड़े नेताओं को हमने देखा कि बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हुए। बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? रत्नेश, सबसे बड़ी बात कि हम कल से ही इस बैठक के औचित्य पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि इस बैठक का उद्देश्य जो था वो क्या था, जी, उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। जी, उद्देश्य अगर तय किया गया था तो लक्ष्य भी तय किए गए होंगे। बिल्कुल। सिर्फ दो चीजें इसमें निकल करके सामने आती हैं। इनको दो धाराओं में अगर बांट करके आप देखते हैं तो पहली ये जो हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जी, इस मीटिंग को बुलाया था कि एनडीए के नेता वही हैं। हुँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो इस बात को स्पष्ट कर सकता है, जी, या फिर भी अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते थे, हुँ, बिहार की जनता को ये बताना चाहते थे कि नीतीश को ही आप अपना नेता मान करके वोट कीजिएगा। जी, पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक एंगल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपना नेता मान रही है। अगर मान रही है तो फिर उनके साथ क्यों नहीं चल रही है, हुँ, उनके आइडियोलॉजी पर क्यों नहीं है। जी, इन बातों को अगर ऐसे आप देखें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की इस मीटिंग में ये साफ करने का कोशिश किया कि हुँ, 2025 में एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही नेता होंगे। जी, ये बात नीतीश कुमार ने कही, हुँ, न कि एनडीए के बाकी के घटक दलों ने कही। हुँ, हालांकि घटक दल लगातार ये कहते रहे हैं कि हुँ, नीतीश ही हमारे आने वाले चुनाव में नेता होंगे। जी, जी, लेकिन उन बातों का क्या जो राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तरीके से और विपक्षियों ने, विरोधियों ने, चाहे जिस खेमे के भी हों, वो हुँ, साफ साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म कहाँ गया। हुँ, नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। हुँ, इसके चलते उन्होंने गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर नेता जो हिंदुत्व की कहा जा रहा है कि यात्रा कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, हुँ, उन लोगों को अपने खूंटे से बांधने की कोशिश की, यानी जी, अपनी मीटिंग में बैठाया। जी, 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 इसके अलावे 2025 में नीतीश कुमार ने जो पहले भी बोल चुके हैं कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 220 सीटें जीतेंगे। हुँ, इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जी, लेकिन रत्नेश, हम आपसे इस बात को शुरू करने से पहले एक सवाल खाली पूछते हैं कि जी, कल आप कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं से अलग अलग सवाल पूछे, इस हुँ, मीटिंग को लेकर के पूछे, किसी हुँ, ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और हुँ, कोई भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं था जी, नीतीश के ये फिर से एक बार रिपीट करने के बाद कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जी, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में ही। जी, बिल्कुल मैं सच्चाई है आपको इसमें। मैं आपको बताता हूं कि हुँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार पर, हुँ,
या किसी को भी जो एनडीए में हैं या जनता दल यूनाइटेड के ही किसी नेता को ये कॉन्फिडेंस है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, तो वो बिहार की जनता के सामने शपथ ले कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे, नीतीश कुमार जीतने के बाद कहीं नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी किसी तरह का चून चान नहीं करेगा। ये गारंटी अगर कोई ले लेता है तो आप एक बार बात मान के चलिए, नीतीश की जो अभी भी प्रसिद्धि है वो कम नहीं हुई है लोगों के बीच में, लेकिन नीतीश कुमार के इस व्यवहार को लेकर के लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं, चाहे वो पार्टी हो या फिर बिहार के लोग हों। अब अगर कोई इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है या गारंटी देता है कि नीतीश नहीं जाएंगे, तो फिर से नीतीश कुमार का 220 का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं सामने रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीधी सी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर कल हुई बैठक के बाद 4 सीटों पर चर्चा होनी चाहिए थी। इन 4 सीटों तक ही सीमित रखना चाहिए था और इन सीटों के जीतने के बाद एक बार फिर से ये बैठक बुलानी चाहिए थी नीतीश कुमार को और बुला करके तब लक्ष्य तय करना चाहिए था चारों सीट जीतने के बाद कि हम 2025 के लिए किस तरह की तैयारी करें, या अगर सीट चारों हार भी जाते हैं तब भी उनको समीक्षा करनी चाहिए थी और 2025 के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। 4 सीटों पे चर्चा उस तरह से नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार मात्र एक सीट पे लड़ रहे हैं, जहां वो जानते हैं कि वो जीते या हारे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसकी बेचैनी है कि वो अपना रिकॉर्ड बेहतर करे। तो तीसरी तरफ जीतन राम मांझी की मजबूरी थी उस मीटिंग में शामिल होना, क्योंकि उनको अभी एनडीए के लोगों का सपोर्ट चाहिए। जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज में चुनाव लड़ रही है। इस बात को अगर आप गंभीरता से समझ गए तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये लिटमस टेस्ट है और इस टेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी भी खुलेगी और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से खुल करके सामने आ जाएंगे। अब बात हम करते हैं कि आपने जो कल कहा था 2 लोगों की बात, हम आते हैं उस बात पर। हम आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए की मीटिंग में क्या हुआ और एनडीए ने जो मीटिंग की उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 मीटिंग, एक तो पहले से आहूत थी और एक मीटिंग नीतीश की मीटिंग के बाद रात में आहूत की गई और उसमें सभी वो शीर्ष नेता थे जो मीटिंग में शामिल थे और जो नहीं शामिल थे उनको भी बुलाया गया था। और इसमें भीतर ही भीतर दिल्ली से फरमान आने के बाद क्या कुछ बातें हुई हम वो भी आपको बताते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ अब बात अगर जीतन राम मांझी की करें तो उनकी मैंने बता दिया कि क्यों उस मीटिंग में उनका शामिल होना महत्वपूर्ण था, और वो भी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सुमन का। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के आने की मजबूरी भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनको आने वाले समय में बहुत कुछ चाहिए। इन सभी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह, हरिभूषण ठाकुर बचौल, संतोष सिंह, हरीश सहनी जैसे वरीय नेता जो है कट्टर हिंदू नेता हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। हरीश सहनी को अभी आपने देखा होगा कि हिंदुत्व का झंडा और जो उनका वस्त्र है वो भी उसी तरह से वो पहनते हैं। गिरिराज सिंह भी वैसा ही करते हैं और हरिभूषण ठाकुर बचौल तो आप देखे होंगे कि वो दूसरे एक तरह समझिए कि अश्विनी चौबे के रेस में हैं। 220 का टारगेट भी तय किया गया, इस बात को ही मान लेते हैं। ये 220 के टारगेट में नीतीश कुमार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये एक संशय है। लेकिन इन सभी बातों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक गुप्त बैठक की है, उस बैठक का मायने क्या है? उस बैठक में नीतीश कुमार के जो हंसी मजाक वाली शैली थी वो नहीं नजर आई। तो एनडीए की बैठक थी, उस बैठक के एजेंडा पर पहले से कुछ भी तय नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। कोई कह रहा था कि 4 सीटों के चुनाव पर हम बात करेंगे, मंथन करेंगे और चारों सीट जीतेंगे, तो कोई कह रहा था कि हम 2025 के चुनाव की तैयारियों के लिए ये मीटिंग बुलाए हैं, और कहीं ना कहीं जो नेता बयान दे रहे थे वो हास्य के पात्र भी बन रहे थे। इस बीच में एक चूक भी हो गई। आपने देखा होगा कि बिहार पूरी तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि करप्शन को, क्राइम को हम कंट्रोल करेंगे, कम्युनिज्म को हम कंट्रोल करेंगे, तीनों के तीनों चरम पे है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असफल होते नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की शराबबंदी से लेकर के बाकी की जितनी भी बातें हैं वो सभी बातों पे उनके सहयोगी ही सवाल खड़े करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता चल गया है कि नीतीश कुमार जिस शैली की राजनीति कर रहे हैं
उनको घेरने में आंशिक रूप से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हुई है प्रशांत किशोर को। जी उसी आंशिक रूप से सफलता प्राप्त हुई है आरजेडी को घेरने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरजेडी की बेचैनी क्या है। जी आरजेडी की बेचैनी है कि उसने जिस व्यक्ति के इस बात को प्रशांत किशोर ने भी कहा है, कल आपने खबर भी किया है जी कि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि वो उनके डर से राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से समझौता किया है और लेट डाउन कर करके कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के परिवार हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब को शामिल किया है। जी 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 अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग के बाद जो गुप्त मीटिंग करती है, उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर जब ये मीटिंग करती होगी तो आप समझ सकते हैं कि गिरिराज सिंह पर कोई अंकुश लगेगा क्या। नीतीश कुमार ने एक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि वहां कहा कि मेरे रहते ये सब बात ठीक नहीं लगता है। जी भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं दिलीप जायसवाल, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने एजेंडे को ठंडे बस्ते में इसलिए रखे हुए कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। आज भी मैंने संपूर्ण भारत में एक लेख लिखा है जिसमें हमने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के साथ है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए एक सीमित दायरे में हिंदुत्व के एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रही है। अगर नहीं होती तो इसके कारण कुछ और होते, इसको किसी अलग परिप्रेक्ष्य में देखती और इसको अलग तरीके से एक्ट करती। अब सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह ने इस विषय पर भी जब मीटिंग से निकले तो आप ही लोगों ने उनसे पूछा था कि अंदर क्या हुआ, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कुछ कहा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कौन ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते कोई हमें कुछ कहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्ष की बेचैनी जरूर हमारे कार्यक्रम से बढ़ गई है और विपक्ष ने जैसे ही एक्ट किया, उन्होंने तेजस्वी यादव का खुल करके नाम लिया कि तेजस्वी ने ईंट से ईंट बजाने की बात कही, उसके बाद से अररिया की सभा में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ और थोड़ा सा लोगों ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हम उससे निपट लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य जो एनडीए की हुई थी, नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जिसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं था, सिर्फ मीटिंग बुलाई गई थी एक दूसरे को देखने, समझने, परखने, हंसी मजाक करने, चाय बिस्कुट तक हम बता रहे हैं कि सीमित रहने और 2025 पर बात करके इन 4 सीटों के चुनाव को पूरी तरह से समाप्त करने की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार विजन में पहले जैसी बात और धार नहीं रह गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यदि बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करनी है और एनडीए को ऊपर रखना है इंडिया गठबंधन से, तो एक्ट अपने हिसाब से करना होगा। और ये बात सबके बयान में नजर आया, चाहे वो संतोष सुमन हो, वो भी नीतीश कुमार के आइडिया और आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। जी उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो भी नहीं रख रहे थे। और चिराग पासवान की बात तो आपने सुनी ही होगी, उनके लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। बिल्कुल चिराग पासवान के लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। अगर चिराग पासवान होते तो उनकी भी बातें सुनने को मिलती कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत जल्दी चिराग पासवान का भी कोई ना कोई बयान इस पर आ ही जाएगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, आइडिया और उनके तरीके से संतुष्ट नहीं है। यानी 2025 का चुनाव लाख चाहे नीतीश कुमार आसान नहीं और एनडीए के घटक दल अपने आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ेंगे और नीतीश भी ये बात जानते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी से चुनाव लड़के जीता नहीं जा सकता है और सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। देखिए, तो बीजेपी का ये एजेंडा है जो कल देर रात्रि एक बैठक के दौरान लीक हुआ है। बीजेपी अपने हिसाब से 2025 का चुनाव लड़ेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर नीतीश क्या फैसले लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।